incorporated and unincorporated. We will basically focus on the incorporated company on the basis of mode of incorporation कि आपने उस कंपनी को कैसे incorporate करा है. There can be three types of company. One is the registered company, another is the statutory company, और बहुत पहले ऐसी कंपनीज हुआ करती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्टर्ड कंपनीज. Now registered companies कौन सी कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज which are formed and registered under the Companies Act 2013 और existing company का मतलब क्या हुआ, जो 1956 एक्ट में रजिस्टर हुई थी. So those companies will be termed as the registered company. Statutory company which you can see कि statutory company क्या होता है. See what happens is कि sometimes एक कंपनी ऐसी होती है जिसे हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, बट उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है बाय सम स्टैट्यूट, बाय सम स्टैट्यूटरी लॉ, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. सो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, एक स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं. अब ऐसी कंपनी के केस में होता क्या है कि जनरली जितनी भी कंपनीज होती हैं उन पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट 2013. बट इन केस ऑफ अ स्टैट्यूटरी कंपनी दो चीजें लगती हैं. एक, जिस स्टैट्यूट ने आपको इनकॉर्पोरेट करा है वो उस पर एप्लीकेबल होगा, और दूसरा एप्लीकेबल क्या होगा, कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. बट कहीं पर भी अगर कंफ्लिक्ट है बिटवीन व्हाट द स्टैट्यूट इज सेइंग एंड व्हाट द कंपनीज एक्ट 2013 इज सेइंग, हु विल प्रिवेल, स्टैट्यूट विल प्रिवेल. जिसने उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा है उसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट कंपनी लिखे होते हैं, मेंशन्ड होते हैं, उसे हम पार्लियामेंट में पास करते हैं और एक स्टैट्यूटरी कंपनी क्रिएट करते हैं. तो वो जो स्टैट्यूट होता है वो भी एप्लीकेबल होता है कंपनी के ऊपर, और कंपनीज एक्ट के भी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं. बट जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आए कि स्टैट्यूट अलग कह रहा है और कंपनीज एक्ट 2013 अलग कह रहा है, तो वहां पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, किसकी बात मानेंगे, हम स्टैट्यूट की बात मानेंगे. सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी. चार्टर्ड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जहां पर किंग एंड क्वीन रूल होता है. So before 1947 there used to be the chartered companies, but there is no chartered companies after the 1947, क्योंकि हमारे यहाँ पे किंग क्वीन रूल है नहीं, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो चार्टर्ड कंपनीज के केस में क्या है कि अगर आपका किंग क्वीन रूल है, तो अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अंडर द स्पेशल चार्टर, तो उस कंपनी को हम चार्टर्ड कंपनी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो अ चार्टर्ड कंपनी. और अगेन इसके अंदर यही होता है कि जो डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट कंपनी है वो उस चार्टर के अंदर मेंशन्ड होते हैं. So let me just show you once again what I'm talking about. See, this is the concept कि ये आपकी एक चार्टर्ड कंपनी होती है. ठीक है. You can see the definition that companies which were incorporated under a special charter granted by king or queen of England are known as the chartered company. East India Company is one of the example, and such companies are no longer in existence after 1947. एंड स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे मैंने आपको बोला, उनका पर्पस पब्लिक वेलफेयर होता है. उसके अलावा ऐसी कंपनी को लिमिटेड वर्ड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूजिंग द वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम. पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक वेलफेयर इनका बेसिक पर्पस होता है. एग्जाम्पल क्या है, आरबीआई हो गया, एलआईसी, आईडीबीआई, यूटीआई, ये सारी कंपनीज जो हैं वो आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी है. यानी एक स्टैट्यूट है जो पास होता है जिसके बेसिस पे हम ये स्टैट्यूटरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं. एंड अगेन आई एम सेइंग कि दोनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं. जो स्टैट्यूट यानी एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है जिसके बेसिस पे वो कंपनी फॉर्म हुई थी वो भी एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होंगे. बट जहां पर भी इनकंसिस्टेंसी होगी, हु विल प्रिवेल, स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिक कॉमन कंपनी आपकी कौन सी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी. जैसे मैंने आपको ये बोला कि कंपनी
Are you able to listen me now? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया है उसके बेसिस पे ये 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज होती हैं। एक चार्टर्ड कंपनी जिसे स्पेशल चार्टर ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड इनकॉर्पोरेट करते हैं, दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री, दे आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी जिन्हें पार्लियामेंट पास कर कर इनकॉर्पोरेट करती है, और रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो एक्ट के अंडर incorporate होती है. So these are 3 categories of the company. Further, we will only focus on the registered company, and registered companies can be a company limited by share, company limited by guarantee, or unlimited company. As we already know and we have discussed so many times that company is limited by share is a company which is limited by share. That means the liability of the member is limited to the extent of unpaid amount on each share. अगर मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा है और मैंने उस पर 7 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए हैं, ओनली 3 रुपीज आर लेफ्ट टू बी पेड फ्रॉम माई साइड. सो इन दैट केस माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट 3 रुपीज. इट इज इमटेरियल फॉर मी कि कंपनी की लाइबिलिटी लैक्स ऑफ रुपीज में, करोड़ ऑफ रुपीज में, मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 3 रुपीज है. That is company is limited by share. Company limited by guarantees are the those company जहां पर which can be share capital company or without share capital company, but apart from their liability which is applicable in the context of unpaid amount on each share, उसके अलावा there sometimes it happen as we have discussed in earlier classes कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में समटाइम्स इट हैपेंस कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आप अलग से गारंटी भी देते हो कुछ अमाउंट की. Then in that case the liability of the member apart from the share capital is limited to the extent of the amount guaranteed by each one of them. मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल लिख कर दिया मैं 10 लाख रुपीस की गारंटी दे रही हूँ, आपने लिख कर दिया कि मैं 15 लाख रुपीस की गारंटी दे रहा हूँ, तो उस केस में अपार्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल मेरी लाइबिलिटी 10 लाख की और है. बट द डिफरेंस इज दैट guaranteed amount can only be called upon at the event of winding up of the company when the assets are falling short of the liability. गारंटी जो मैंने 10 लाख की गारंटी ले रखी है, ऐसा नहीं है दैट कंपनी कैन कभी भी आई कंपनी और मुझे बोल दिया कि यू आर सपोज टू पे 10 लाख रुपीज. नो, that 10 lakh rupees can only be called upon at the event of winding up whereby आपको लग रहा है कि liabilities ज़्यादा है, asset कम है, पैसे कम पड़ रहे हैं. उस केस में जिस proportion में मैंने guarantee दे रखी है उस proportion में I need to contribute more money. So that is known as company limited by guarantee, and this concept, this is a bookish concept, whereas thereby is a company where there is unlimited liability. अब unlimited liability, you will ask me that then what is the difference between a partnership firm and a unlimited liability company, though these companies are unlikely to be in existence because कोई कंपनी ऐसे incorporate क्यों होगी जिसके अंदर उसकी liability unlimited है, और आप उसका शेयर होल्डर क्यों बनोगे जब आपको पता है कि उसके अंदर liability unlimited है. See, but this is a bookish concept, so let me explain you. A question can arise in your mind, then what is the difference between a partnership firm and an unlimited company? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पार्टनरशिप फर्म में ईच एंड एवरी मेंबर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर दी फॉर द एक्ट्स डन बाय द पार्टनरशिप फर्म. आपकी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है. इस केस में क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी के केस में अगर क्रेडिटर्स, जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर मैं क्रेडिटर हूँ एक पार्टनरशिप फर्म की, मुझे अपना, मैंने जो भी क्रेडिट में आपको दिया था 10 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज आपको क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, आपकी कंपनी फर्म जो है मुझे पैसे लौटा नहीं रही है, तो मैं वो किसी भी पार्टनरशिप से जो है वो अमाउंट रिकवर कर सकती हूँ एनी टाइम. But in case of an unlimited company, it can only happen when, अगर for example if I am the creditor of the unlimited company, I know कि members की liability unlimited है,
तो इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी में जब भी मैं जाऊं और मेंबर्स से जाकर अपना पैसा रिकवर कर सकती हूँ. नो, दैट कैन नॉट हैपन. इट कैन ओनली हैपन कि मैं उसकी पहले, अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ये सिर्फ कंपनी जब वाइंड अप होगी उसी टाइम पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. अदरवाइज बिना वाइंडिंग अप के कोई भी क्रेडिटर किसी भी मेंबर की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकता डायरेक्टली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द अनलिमिटेड कंपनी.